अस्सलाम वालेकुम। थर्ड हमारे पास जो टॉपिक है आउटलाइन से वो है हमारा रिवीजन ऑफ जावा का। तो यहाँ पर हम लोग जावा के ना बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं ना वो देख लेंगे ताकि हमारे जो पिछले कंसेप्ट हैं वो रिव्यू हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास जावा की अगर डेफिनेशन देखें तो जावा इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है जिसे हम लोग ये कह सकते हैं कि ह्यूमन साइड से थोड़ी मैच करने वाली, जिसे ह्यूमन इजीली समझ सकें, ह्यूमन रीडेबल। तो हाई लेवल लैंग्वेज है जावा हमारे पास। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये एक, और सन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम ने इसे डेवलप किया था। नाउ ओन्ड बाय ओरेकल, और अब इसे ओरेकल ने 1995 में ओन कर लिया था। इट इज़ डिज़ाइन टू बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई भी हार्डवेयर का इतना इशू नहीं आता। अगर एक दफ़ा कोड लिख दिया है तो फिर आप इसको किसी भी डिवाइस पर रन कर सकते हो। यहाँ पर आगे उन्होंने लिखा भी है, मीनिंग कोड रिटन इन जावा कैन रन ऑन एनी डिवाइस विद अ जावा वर्चुअल मशीन। और ये बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है? जावा वर्चुअल मशीन की वजह से। आगे वो देखते हैं क्या है इसकी ब्रीफ सी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी है। 1991 में जावा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था जेम्स गोसलिंग से, माइक शेडिन से और पैट्रिक हमारे पास नॉकटॉन थे, इन तीनों ने मिलकर इसका प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। 1995 में ऑफिशियली सन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम ने इसे रिलीज़ कर दिया था, ठीक है, जावा लैंग्वेज को। और 1996 में फर्स्ट जेडीके यानी कि जावा डेवलपमेंट किट जो थी उसको रिलीज़ किया गया था, ताकि जावा से रिलेटेड जो भी हम लोग नई ऐप बना रहे हैं उसके प्रॉपर लाइब्रेरीज जो थी वो इस किट में इंक्लूड की गई थी। 2006 के अंदर जावा वाज रिलीज्ड एज एन ओपन सोर्स अंडर द जीएनयू यानी जनरल पब्लिक लाइसेंस इसको मिल गया था, और ये ओपन सोर्स बन गया था। डेवलपर्स इसमें चेंज कर सकते थे अब अपनी मर्ज़ी से। और 2010 में ओरेकल ने क्या कर लिया था, इससे सन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम से एक्वायर कर लिया था, ले लिया था, और इस वजह से इसका नाम भी जो है वो जावा ही है। फर्दर इसके यूजेज और एप्लीकेशंस दिए हैं। यूजेज जावा के कहाँ पर हमारे पास हो रही है? ज़्यादातर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इसको यूज़ करते हैं, इसी वजह से कि अब हम लोगों ने क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ना है, तो इन्होंने जावा को रिव्यू करने का हमें कहा है, यानी फर्दर हम लोग इसे यूज़ करने वाले हैं। एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस बनाने के लिए, एंटरप्राइज लेवल बहुत बड़ा लेवल होता है, यानी कि जिसमें पूरा पूरा एक सिस्टम बनता है ना, उस लेवल पर एप्लीकेशंस बनाने के लिए, डेस्कटॉप की एक एप्लीकेशन बनाने के लिए, वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए, गेम्स या फिर कुछ और एप्लीकेशंस किसी भी तरह की बनाने के लिए। इसके अलावा ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर हो रहा है और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, यानी कि कौन कौन सी फील्ड में ये इस्तेमाल हो रहा है। तो जावा इज़ प्रिवेलेंट इन बैंकिंग, ज़्यादातर बैंकिंग की ऐप्स इसमें बनती हैं, रिटेल्स की ऐप बनती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसके अंदर कुछ है, हमारे रोबोटिक्स में भी इस्तेमाल हो सकती है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन में हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसकी वर्किंग अगर देखी जाए तो जावा हमारे पास वर्क कैसे कर रहा होता है। जावा प्रोग्राम्स आर रिटन इन डॉट जावा फाइल्स। पहले डॉट जावा फाइल में जावा का कोड सारा लिखा जाता है, फिर वो जावा का कोड बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाता है डॉट क्लास फाइल के अंदर, यानी बाइट कोड के जो फाइल होती है उसे हम डॉट क्लास फाइल कहते हैं। और ये होता है जावा कंपाइलर की वजह से, ठीक है। और फिर क्या होता है, क्योंकि ये बाइट कोड में चेंज होता है और बाइट कोड कंप्यूटर की लैंग्वेज से बहुत पास होता है, इस वजह से इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कर देता है और फर्दर हम इसे किसी पे भी चला सकते हैं। अब जेवीएम जो है वो काम क्या करता है, वो इस बाइट कोड को अकॉर्डिंग टू द फिज़िकल मशीन, यानी कि जिस सॉफ्टवेयर पे जिस हार्डवेयर पे उस वक्त इस्तेमाल हो रहा होगा ना, उसके अकॉर्डिंग इस बाइट कोड को चेंज करेगा, जिसकी वजह से वो मशीन उसे समझ सकेगी। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जो भी कंप्यूटर का वेरिएंट है, लेट्स से कि मेरे पास विंडो 10 पे अगर मैं चलाना चाह रही हूँ ना जावा का प्रोग्राम, तो जेवीएम क्या करेगा, मेरे बाइट को विंडो 10 के अकॉर्डिंग चेंज करेगा और फिर वो उसे उस पर चलाएगा। अगर विंडो 11 करें तो विंडो 11 के अकॉर्डिंग बाइट कोड को चेंज करेगा और उसके ऊपर उसे रन करेगा। तो ये उसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बेसिकली कर रहा है। अब वो विंडोज़ भी हो सकती है और मैकोस भी हो सकती है, यानी कि हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग भी इसे चेंज कर सकता है। तो ये इसकी कुछ वर्किंग है। इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स थे वो थे जेडी के जावा डेवलपमेंट किट, जिसके अंदर इसके सारी की सारी फाइल्स जावा की आती हैं ताकि हम जावा एप्लीकेशन क्रिएट कर सकें। उसके बाद जेआरई आता है जो कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है, जिसमें इसकी सारी लाइब्रेरीज आती हैं। जावा वर्चुअल मशीन भी इसी के अंदर इन्वॉल्व होती है।
और दूसरे जावा एप्लीकेशन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो। और फिर फर्दर इसमें जेवीएम आता है, जावा वर्चुअल मशीन, इसके बारे में इस फर्दर एक सिंगल कंपोनेंट की बात हो रही है। तो ये जावा वर्चुअल मशीन जो है वो काम क्या करती है, कन्वर्ट करती है बाइट कोड को मशीन कोड में, मशीन के अकॉर्डिंग जो भी हम लोग मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग वो उसको चेंज करती है। ठीक है, इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगर हम लोग देखें तो एडवांटेज जैसा कि आप देख सकते हैं इसके बहुत हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, एक दफ़ा लिखें कहीं पर भी इसे रन कर सकते हैं। इसकी मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, मल्टी थ्रेडिंग को ये सपोर्ट करता है, आप एक टाइम में बहुत ज़्यादा काम इकट्ठे कर सकते हो। उसके बाद सिक्योर है और फास्ट है, और फिर ये भी कि ये कम्युनिटी सपोर्ट है, यानी कि ओपन सोर्स है ना, तो कोई भी इसके अंदर अपने मर्ज़ी के मुताबिक फ़ीचर ऐड हम लोग कर सकते हैं। तो एक कौन सा अगर देखें इसके डिसएडवांटेज देखें तो वो हमारे पास ये है कि थोड़ा सा स्लो है सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज की निस्बत, और मेमोरी ज़्यादा लेता है क्योंकि इसकी जावा वर्चुअल मशीन है, तो वो वर्चुअल मशीन ने अपनी एक मेमोरी बनाई है, मेमोरी स्पेस पूरी बनाई होती है। और उसके बाद इसके जो सिंटेक्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा ना क्रिटिकल हैं बाकी सारी लैंग्वेजेस के निस्बत। अब इसके कुछ सिंटैक्सेस और डाटा टाइप्स हमने पहले पढ़ी थी पिछले सेमेस्टर में। तो बेसिक सिंटैक्सेस का क्या होता था कि पहले एक क्लास बनती थी और उसके बाद एक हमारे पास मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के नाम से लाजमी आता था। तो ये हमारे पास केस सेंसिटिव भी है और हमेशा इसमें क्लास इन्वॉल्व होती है। तो ये इसका बेसिक सिंटैक्स था। एंट्री पॉइंट इसका बेसिकली ये मेन फंक्शन ही होता था। और डाटा टाइप्स जो इसमें थी वो दो तरह की इस्तेमाल होती थी, एक प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। जो प्रिमिटिव थी वो टोटल 8 थी, बाइट, शॉर्ट, हिंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, चार्ट और वूलियन, ये सारे हमारे पास इसकी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स थी। और नॉन प्रिमिटिव में स्ट्रिंग, अरेज, क्लास और इंटरफेसेस थी। और क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर बेस कर रहा था तो इसके अंदर भी ये सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व थे, क्लास के, ऑब्जेक्ट के, इनहेरिटेंस के, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन के। ये सारा कुछ मैं इसलिए फटाफट कवर कर रही हूँ क्योंकि ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। ये वो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में सारी परफॉर्म भी करके देखी थी। तो ये क्लास जब हम एक नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब हमें पता है कि हम क्लास क्या किस चीज़ को क्लास कह रहे हैं, यानी एक पूरा ब्लूप्रिंट एक ऑब्जेक्ट के लिए पूरा ब्लूप्रिंट बनना है, यानी जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वो उसी तर्ज पे बन रहा है जिस तर्ज पे हमने पहला ऑब्जेक्ट बनाया था। लाइक एक अगर चेयर मैंने बनाई है तो जब मैंने दूसरी चेयर बनानी है तो वो भी मैंने उसी तर्ज पे बनानी है, तो ये एक ही क्लास से रिलेटेड वो चेयर्स होंगी। इसी तरह ऑब्जेक्ट, अब एक क्लास में आने वाले हर एलिमेंट को हम उसका ऑब्जेक्ट कहेंगे। फिर इनहेरिटेंस अगर हम लोग कहते हैं तो अगर एक ऑब्जेक्ट किसी एक क्लास से किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को ले रहा है, यानी कि एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो पेरेंट क्लास के से कुछ प्रॉपर्टीज़ ले रहा है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो इनहेरिट कर रहा है। और इसी तरह फिर पॉलीमॉर्फिज्म का था, एबिलिटी टू मेक फॉर्म्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। अब मेरे पास अगर पहले से ही कोई फंक्शन बना हुआ है पेरेंट क्लास में और मैं चाइल्ड क्लास में आके उसे ओवरराइड कर रही हूँ या उसे ओवरलोड कर रही हूँ तो वो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट में आ जाता है। और इनकैप्सुलेशन में ये हो जाता है कि रैपिंग डाटा एंड कोड टुगेदर, यानी कि सिंगल यूनिट के तौर पे मैं बनाती हूँ कोई ऐसा डाटा जिसे मैं सिर्फ प्राइवेट कर देती हूँ तो वो इनकैप्सुलेशन में चला जाता है। और एब्स्ट्रैक्शन जो है वो हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली द एसेंशियल थिंग, ये भी इसी चीज़ में आता है कि हम लोग पब्लिक किस चीज़ को कर रहे हैं और प्राइवेट एसेस मॉडिफायर किस में लगा रहे हैं। तो ये सारा कुछ ऊप कंसेप्ट जो है वो जावा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने जावा में जेडीबीसी का भी पढ़ा था। बेसिकली जेडीबीसी क्या है, हमारे पास जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, यानी सिर्फ जावा हमारे पास सिंपल प्रोग्राम्स को रन नहीं करता। जब एप्लीकेशंस बनाने की तरफ हम लोग जाते हैं तो हमारी डेटाबेस किस तरह से हमारी एप्लीकेशन के साथ मिलकर पूरी वर्किंग कर रही है उसमें इसको कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली ये एपीआईज़ के थ्रू होता है। एप्लीकेशन इंटरफेस इन्हें हम कह सकते हैं, ये लाइब्रेरीज़ की तरह होती हैं जो कि हमारी क्या कहते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए, कुछ कोड को इस्तेमाल करते हुए हमारी डेटाबेस से डाटा या इन्फॉर्मेशन को उठाकर हमारी ऐप में लाती हैं और ऐप से वो इन्फॉर्मेशन वहाँ डेटाबेस में ले जाके स्टोर कर देती हैं। तो ये हमारे पास फॉर कनेक्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग क्यूरीज ऑन द डेटाबेस, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, ड्राइवर मैनेजर, इसका कनेक्शन, उसकी स्टेटमेंट और उसका रिजल्ट सेट। तो इन सारे कंपोनेंट्स को यूज़ करने के कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले हमने जब इसका कोड लिखना है तो उसमें पहले जेडीबीसी जो ड्राइवर है उसे लोड करना है।
देन हमने मैनेजर के साथ एक कनेक्शन क्रिएट करना है, फिर हमने जो स्टेटमेंट जिसे हमने रन करना है उसको लिखना है। अगर तो वो स्टेटमेंट डायरेक्ट रन होने वाली है, एज अ कमांड यूज़ होनी है, तो खाली वो स्टेटमेंट को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। अदरवाइज अगर हमने कोई क्यूरी करनी है तो पहले हम उस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे, फिर उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे, और फिर फर्दर अगर मैं उसको डिस्प्ले भी करवाना चाहती हूँ तो रिजल्ट सेट के थ्रू से डिस्प्ले करवाने के बाद कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। तो ये सारा सेटअप जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं जेडीबीसी के अंदर। जावा की कुछ अदर टेक्नोलॉजीज़ के साथ भी काम करता है। तो जावा एक्सएमएल के साथ भी काम करता है, जावा स्क्रिप्ट के साथ भी, एचटीएमएल और सीएसएस के साथ भी काम करता है, और इसमें सर्वलेट्स का भी पार्ट आता है। तो एक्सएमएल बेसिकली हमारे पास क्या है, एक्सएमएल अगर मोबाइल ऐप की तरफ से देखा जाए ना, तो एक्सएमएल मोबाइल ऐप एप्लीकेशन डेवलपमेंट एज अ फ्रंट एंड लैंग्वेज यूज़ होती है, और जावा हमारे पास एज अ बैक एंड लैंग्वेज यूज़ होती है। तो जावा कैन पार्स एंड मैनिपुलेट एक्सएमएल यूजिंग लाइब्रेरीज लाइक जेएक्सपी, डोम, एसएक्स एंड जेएक्सबी। ये वो लाइब्रेरीज हैं जिन्हें इस्तेमाल करते हुए जावा एक्सएमएल को मैनिपुलेट करता है और पार्ट्स करता है। पार्ट्स और मैनिपुलेट करने का मतलब एक ही है, चेंज करना, यानी कि एक्सएमएल के अंदर चेंजिंग करता है, और वो चेंजिंग किस चीज़ की है, यूजेज की। यानी कि अगर मैंने कोई एक्सएमएल में फॉर्मेट बना दिया है ना, तो वो फॉर्मेट काम कैसे करेगा ये जावा बताएगा, ठीक है, जावा लैंग्वेज बताएगी। जावा स्क्रिप्ट ये भी हमारे पास एज अ फ्रंट एंड यूज़ होती है, और बैक एंड पर जाकर हमारे पास फिर वहाँ जावा आ जाती है, जावा इंटीग्रेट करती है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। अगर आप देखें ना, तो जावा स्क्रिप्ट में कुछ कुछ फॉर्मेट जावा लैंग्वेज से मिलता जुलता है। वेब एप्लीकेशंस जब हमने बनानी होती हैं, ये ज़्यादातर उसमें यूज़ होते हैं, क्योंकि जावा सर्वलेट्स हमने बनाने होते हैं, और जेएसपी और फ्रेमवर्क लाइक नोड जेएस के अंदर हम इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर HTML CSS जो है ये भी इस्तेमाल हो रही होती है। तो HTML CSS भी क्या करती है, जावा स्क्रिप्ट से मिलकर, तो जावा सर्वलेट्स, जावा सर्वर पेजेस, और फिर ये MVCs वगैरह जो है इनको क्रिएट करती हैं, जिससे डायनामिक वेब कंटेंट बनता है। और फिर सर्वलेट्स आते हैं। सर्वलेट भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल हो रही होती है, और बेसिकली हमें इसमें जावा लैंग्वेज को ही यूज़ करते हैं। और ये करती है क्या है, ये हैंडल करती है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को, यानी जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट ने की है उसके ऊपर थोड़ी प्रोसेसिंग करना, और फिर रिस्पॉन्स को जनरेट करना। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डायनामिक वेब कंटेंट या फिर स्टैटिक वेब कंटेंट, किसी भी तरह से हो सकता है, ठीक है। और सर्वलेट्स को ज़्यादातर रन करने के लिए हम अपाची टॉमकैट का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। तो इसके जो की पॉइंट्स बनते हैं वो सारा क्या है, जो अभी हमने स्टार्ट से लेके अभी तक बढ़े हैं, वो यही है कि एक तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, फिर मेमोरी को अच्छे से मैनेज कर सकता है, फिर मल्टी थ्रेडिंग इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं, यानी एक टाइम में मल्टीपल काम कर सकते हैं इकट्ठे। और ये असल में कंपैरिजन टेबल ऊप कंसेप्ट का है, यानी कि वही कंसेप्ट जो हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़े थे ना, वही है। क्लास है, क्लास करती क्या है, ब्लूप्रिंट होती है, और ये उसका सिंटैक्स आगे प्रोवाइडेड है। फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस ऑफ क्लास है, यानी एलिमेंट ऑफ अ क्लास कह सकते हैं आप इसे। तो ये भी हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट है कि मैंने क्लास का नेम लिखा और आगे ऑब्जेक्ट का नेम लिखा, तो ये हमारे पास बेसिकली कंस्ट्रक्टर को कॉल किया हुआ है। फिर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आता है, तो इनहेरिट कर रहा होता है वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को। तो यहाँ एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ होता था जावा लैंग्वेज में। पॉलीमॉर्फिज्म की बात आती है, तो ये हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग में आ जाता है। तो अब ये देख सकते हैं यहाँ पर पहले भी एक फंक्शन है और दोबारा एक फंक्शन है, लेकिन इसके अंदर पैरामीटर जो है उसको डिफाइन करके उसे ओवरलोड कर दिया गया। फिर इनकैप्सुलेशन का आता है, तो यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक इस तरह के वर्डिंग्स को यूज़ किया गया। एब्स्ट्रैक्शन का अगर कीवर्ड आता है, तो तब भी हम लोगों ने सबसे पहले पेरेंट क्लास के अंदर क्या किया है, एक खाली बिल्कुल एक सिंपल सा फंक्शन जो है उसे सिर्फ डिक्लेयर किया है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन इसकी चाइल्ड क्लास में जाके होगी। तो ये सारा इसका मेजर कंसेप्ट था जो हम लोग यूज़ करते थे। तो यहाँ हमारे पास जावा की जो बेसिक रिवीजन है ना वो कंप्लीट हो गई है, और इसी के साथ हमारे पास आउटलाइन का जो थर्ड टॉपिक है वो भी क्या हो गया, कवर हो गया।